नमस्कार, स्वागत है आपका जॉगन बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो चलिए एक बार बाजारों पर नजर डालते हैं कि आज बाजारों में हो क्या रहा है। आज बाजारों में दबाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार लेवल्स भी चेक कर लेते हैं कि कहां पर चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो उस वक्त 24,232 के आसपास कामकाज कर रहा है, जबकि आज की ओपनिंग 24,190 पर हुई थी और निफ्टी ने उसके बाद 24,149 का लो भी लगाया था। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 24,334 पर हमने फ्राइडे को क्लोज किया था। ऐसा लग रहा था कि अब आने वाला वीक काफी अच्छा रह सकता है, लेकिन आज की क्लोजिंग गैप डाउन हुई और उसके बाद अभी भी बाजार 24,200 के आसपास नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी करीबन 1.5% की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 57,784 के आसपास, 57,800 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। आज का जो लो लगाया है वो 57,557 रुपए का लो लगाया है। और जबकि अगर क्लोजिंग की मैं बात करूं कि फ्राइडे को हम कहाँ क्लोज हुए थे, तो फ्राइडे को 58,521 के आसपास हम क्लोज हुए थे, यानी कि 58,000 के लेवल को तोड़ते हुए अब बीच में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट देखने को मिली। जितने भी बड़े बैंक हैं, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, ICICI बैंक हो, इन सब में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। करीबन 5% की गिरावट बड़े बड़े बैंकों में देखने को मिली है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में जो 2 दिन थे, उन दिनों रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स की वजह से ये जो इम्पैक्ट है ये हमें प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिला। तो चलिए, अब ये रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट, ज़्यादा दिन टिकेगा या फिर ये जो करेक्शन है ये आज ही पूरी हो जाएगी? क्या ऐसे बाजार में करना चाहिए? इस पर क्या ट्रेड ले सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? इस पर सब पर बातचीत करेंगे और इसके लिए बुलाते हैं अपने खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन सर्वदे, मार्केट एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो यही बात करना चाहूंगी कि बाजार फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी युद्ध हो, कहीं भी कहीं भी ऑयल ऊपर जाए, हमने अब उसको फैक्टर इन कर लिया है। लेकिन आज फिर मंडे है और फिर से वही हुआ। क्रूड ऑयल तो चढ़ा ही चढ़ा, क्रूड ऑयल तो $90 पर बैरल के पार निकल ही गया। लेकिन ऐसे में आज निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिला, ये इम्पैक्ट कितना गहरा सकता है? क्या हमें और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए सर इस वक्त? तो मुझे सिर्फ एक ही वर्ड याद आ रहा है आज के मार्केट के लिए, बोरिंग मार्केट। बिकॉज आप देखेंगे तो फ्राइडे का जो रेंज था, आप अगर निफ्टी देख लीजिए या बैंक निफ्टी देख लीजिए, वो रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। लो भी आपने देखा बैंक निफ्टी में तो हल्के से बच गया, बट फिर भी जो इतना गैप डाउन होने के बावजूद भी वो लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। सो जब भी क्या होता है कि रेंज के अंदर काम करता है तो उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, और इनसाइड कैंडल में बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड नहीं रहते हैं। अगेन ये तो मैंने बात की स्पॉट की, बट अगर आप जब फ्यूचर की बात करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों को देखेंगे तो आज ओपन और हाई भी सेम है। तो बेसिकली ये समझ में ही आ रहा है कि आज के लिए तो जो गैप डाउन भी हुआ है कि शायद ही आज वो फिल हुए। अगर वो ज़्यादा मोमेंटम हो जाए तो कल एक बार हम लोग 1-2 दिन में शायद हो जाए कि वो गैप जो डाउन था वो गैप फिल हो जाए। अगर पहले गैप फिल हो रहा है तो फिर नीचे के लिए फिर हमारे सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाएगा ऊपर में, और फिर नीचे जाके अगेन 24,000 23,800 जो लेवल्स है हम लोग एक बार वापस से देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप नहीं फिल होता है तो अगेन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रहेगा, मतलब इसमें काम करने में भी मज़ा नहीं आने वाला। मैं तो इस साफ साफ यही कह रहा हूँ। क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि आप, जैसे कि हमने जो लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे, गुड बॉय जैसा वो बरोबर हमारे लेवल्स के पास आ रहा है ना। तो ये पूरे मार्केट में सिर्फ मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ही एक अच्छा बच्चा है जिसमें लोग पैसा, अगर हमने जो कहा है लेवल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं तो पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन बाकी तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी आप देख ही रहे, बिकॉज आज इतने बड़े 4 बैंक के नतीजे भी आए, तो ये लाजमी ही था कि ये सारी चीज़ें होनी है। क्योंकि फ्राइडे को जिस हिसाब से 1:50 के बाद में जो तेजी आई, और वो तेजी तो मैं सही बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर्स में अगर कोई रॉन्ग साइड में था तो उसको तो स्टॉप लॉस करने भी नहीं मिला होगा, इतना फास्ट तेजी आई थी उसमें। एंड आप देखा कि 300 के ऊपर क्लोजिंग का निश्चय बना चुके थे उस दिन, और हमें पता भी था कि जैसे ही 300 के ऊपर निफ्टी जाता है तो एक फ्लिकर मोमेंट आ जाता है, वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और वही हमने इंट्राडे में भी देखा कि जैसे ही वो एक उच्च स्तर पर पहुंचा तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई। ऑफकोर्स इन्होंने ठान के ही रखी थी कि जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको क्लोजिंग दिखा के ही अटकाएंगे। जैसे मछली को हम चारा देते हैं तो वो चारा बिल्कुल दे दिया गया और सारे रिटेलर्स फंसे। बहुत सारे हमने यही देखा है इसमें।
अ, अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर अभी भी 1 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो पोजिशनल वाइज बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। बट एक ही चीज है जो मैं बोल रहा हूँ कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। हम्म। रेंज बाउंड में क्या होता है कि जो लोअर रेंज रहता है, जैसे आज का देखेंगे तो 24,100, 24,200, ये लोअर रेंज है। जैसे ही वो डिमांड जोन में आएगा वहां से बाइंग आ जाएगी। ऊपर में देखेंगे तो 24,250, 300, ये एक पहला सप्लाई जोन है। और फिर जो हमारा गैप था 334, जो आपने बोला क्लोजिंग, हम्म। वो गैप जोन जो रहेगा, वो एक नेक्स्ट आपका सप्लाई जोन है। तो वहां पे किस तरीके से सप्लाई आता है एंड फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, उस हिसाब से फिर हमें रिएक्ट करना चाहिए। बट ओवरऑल देखेंगे तो रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड में बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। लेकिन आज आप देखेंगे तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा फेवरेट जो पीएसयू बैंक्स है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो जहां आउट परफॉर्मेंस है, हमें लगता है कि वहां पे हमारी नजर रखनी चाहिए। हम्म। तो सर आपने जो भी बताया कि आपके फेवरेट पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनके नाम भी बता दीजिए। एक तो आपको पता ही है कि यूनियन बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये दोनों जो बैंक है, हमने देखा है कि इन्होंने काफी अच्छा सारे टाइम फ्रेम पे, डेली, वीकली एंड मंथली पे आउट परफॉर्मेंस लगातार रखा ही हुआ है। जब भी आपको इनमें डिप्स मिले, मतलब आपको बाय करके ही चलना चाहिए। 5-10% तो ऐसे ही दे देते हैं ये स्टॉक्स। बिल्कुल। और इसके साथ ही आज एक और बैंक अप है, वो है पीएनबी। और पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है जून क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट 213 यानी कि 213% वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है। 5,253 से बढ़ गया है नेट प्रॉफिट, और पहले 1,675 करोड़ रुपए था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 2.1% वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी है, जिसका असर हम फिलहाल स्टॉक पर देख रहे हैं। करीबन 4.5% की तेजी स्टॉक में नजर आ रही है। सर, इसमें भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं खरीदना? इसका इसका जो ट्रेंड है वो डेली में अभी भी डाउन है। अपने 200 डे एसएमए और ईएमए के नीचे ही काम कर रहा है। और आज का जो हाई था वो कोइंसाइड कर रहा है 200 डे ईएमए के ऊपर। तो यहाँ वहां से तो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है नजर आते हुए। 109 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो अगेन ये जो गैप अप हुआ है, वो गैप मेरे को लगता है फिल भी हो जाएगा। सारे ही पीएसयू बैंक अच्छे नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि ट्रेंड काफी मैटर रखता है। तो जैसे अगर मैंने बताया था बहुत बार आपके चैनल पे कि जब ट्रेंड डाउन होता है, तो जब बाउंस होता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के ही लक्षण रहते हैं। तो वहां पे अगर किसी को भी प्रॉफिट हो रहा है, निचले स्तर पे किसी ने अगर बाइंग की रहती है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये सबसे ज्यादा समझदारी उसी में रहती है। बिल्कुल। और सर, आपने कहा आज मिड और स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से कोई स्टॉक चुना है आपने आज? मेरे को एजिस लॉजिस्टिक जो कंपनी है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इसने अपना जो डेली, वीकली एंड मंथली में अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल्स दे रहा है ये स्टॉक। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। एंड ऊपर में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक 10 to 15% का अपसाइड और पेंडिंग है। तो उसके लिए अगर किसी को प्ले आउट करना है तो कर सकते हैं। सेकंड है सारेगामा। सारेगामा में भी हमने सेम देखा हुआ है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो काफी दिनों से पेंडिंग था ब्रेकआउट, उसने ब्रेकआउट देके के फॉलो अप भी दिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट 1 ईयर पुराना ट्रेंड लाइन था, जिसको आज ब्रेकआउट मतलब इसने किया हुआ है। और थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे भी ब्रेकआउट देखा गया है, लाइक वीकली एंड मंथली लेवल्स पे। इसने प्रीवियस मंथ का हाई भी ब्रेकआउट किया है। मेरे हिसाब से तो ये दो स्टॉक है जिनमें आपको रडार रखना चाहिए। एंड इसमें जो भी डिप्स रहेंगे फिर वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। नीचे में अगर मैं स्पेसिफिक सारेगामा की बात करूं तो 450, 460 ये काफी अच्छा डिमांड जोन है। अभी 512 चल रहा है ना। काफी नीचे की बात कर रहा हूँ, बट अगर वहां पे भी आया तो डरना नहीं है, क्योंकि वो इतना अच्छा डिमांड जोन है कि वहां पे वापस से एक बार रीटेस्ट अगर करता है तो फिर वहां पे एडिशन करना चाहिए। अभी भी अगर किसी को ऐड करना है तो एक 25-50% क्वांटिटीज तो अभी ऐड कर ही सकते हैं। बिल्कुल। एक और इंडेक्स आज देखेंगे जो आज अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। और निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीबन 1% की अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। और इसमें आज जीएसएल, हिंद कॉपर, टाटा स्टील, अडानी एंटरटेनमेंट और हिंडाल्को, लॉयड, एसएमई, इन सब स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर, इनमें से कुछ पसंद है आपको? इनमें से हिंडाल्को मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा रेंज एक्यूमुलेशन के लिए इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम की मैं चेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये अपने 200 डे एसएमए ईएमए के आसपास में काम कर रहा है। 927, 924 अच्छा डिमांड जोन है। अभी 949 पे काम कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डबल बॉटम बनते हुए स्टॉक को अभी तक कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं आया इसमें। एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी 25% अगर किसी को एडिशन करना है तो ये लेवल पे, या फिर लोअर लेवल्स पे जो मैंने आपको बताया
27-24 लेवल्स, वहां पे एक बार एडिशन कर सकते हो। ओके। आपने जिंदल की भी बात की, तो जी। जिंदल स्टील कंपैरेटिवली देखेंगे तो मेटल्स में अच्छा स्टॉक है, बट ओवरऑल देखेंगे बिकॉज कि इनमें जो रेंज चल रहा है, तो डेली में थोड़ा सा भी मैस चल रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है। थोड़ा मोमेंटम एक बार आने दीजिए मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि अभी भी जो डॉलर इंडेक्स है जो हम लोग चाह रहे थे वो लेवल्स ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अभी भी 100 लेवल्स के ऊपर ही काम कर रहा है। तो एक बार 100 लेवल्स के नीचे गए तो फिर आप मेटल्स जो है थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंटम देखेंगे, नहीं तो वही एक दिन अप एक दिन डाउन वो सब देखते हैं, फिर वो परेशान हो जाएंगे लोग। तो थोड़ा सा अभी परहेज रखना चाहिए। और एनएमडीसी एक अच्छा शेयर है जहाँ पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही लो वोलेटाइल स्टॉक है ये। हम्म। इसमें अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है तो हिंडाल्को एंड एनएमडीसी, ये मुझे एक दो अच्छे लग रहे हैं एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। और सर एक वेदांता के स्टॉक पर बातचीत करना चाहूँगी। काफ़ी लंबे समय से ये बहुत गिरावट में था स्टॉक जब से इसने डीमर्जर की घोषणा की थी, लेकिन अब फिलहाल आज की बात करूँ तो आज स्टॉक में करीबन 2.5% ज़्यादा की अपसाइड देखने को मिल रही है। क्या अब स्टॉक में मोमेंटम वापस पकड़ सकता है? हो सकता है इसमें भी, बिकॉज जो फ्राइडे को जो उसने लो बनाया था 249 का, ये कोइंसाइड कर रहा है आपका 200 डे एसएमए से, और वहीं से आज क्या हुआ है कि इसने अपना 200 डे ईएमए को भी रिक्लेम किया हुआ है। एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं हम लोग सपोर्ट पे, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आज का दिन मैं छोड़ना चाहूंगा इसके लिए। अगर मुझे कल फॉलो बाइंग मिलती है तो ऑफकोर्स मैं फ्राइडे के लो से स्टॉप लॉस रख के मैं बाय करना चाहूंगा। ओके। और सर वेदांता का कोई और स्टॉक डीमर्जर के बाद जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं, कोई और जो आपको मैंने पसंद हो? चेक किया है, देखो उसमें ज्यादा तो अभी टेक्निकली मैं उसमें नहीं बोल हाँ। सकता हूँ, बिकॉज उसमें प्राइस एक्शंस अभी ज्यादा है भी नहीं, उसमें डेटा भी नहीं है, तो फिर वो स्पेकुलेशन करने जैसा होगा, तो उसको मैं फिलहाल अवॉइड ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। कुछ सवाल आए हमारे पास। शुभम जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं इनके पास जमुना ऑटो, मनबा फाइनेंस, और जमुना ऑटो की बाइंग 139 की है और मनबा फाइनेंस की इनकी बाइंग है 141 की। जमुना ऑटो ओवरऑल ट्रेंड तो अच्छा ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हो। दूसरा कौन सा स्टॉक बोला आपने? मनबा फाइनेंस। MAN। BA। ओके, ये मैंने सुना भी नहीं कभी। बट ठीक है, इसका ये ट्रेंड चेंज कर रहे थे, तो अभी तक ट्रेंड चेंज किया नहीं है। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप प्लस 124 लेवल्स का क्लोजिंग बेसिस पे रख के आप होल्ड कर सकते हो ये स्टॉक को, बिकॉज ये प्रोसेस में है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने के। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस में चलता है बट अचानक सेलिंग आ जाती है, तो जो मैंने लेवल बोला 124, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट कर लेना, क्योंकि वो वापस से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, तब तक आप होल्ड कर सकते हो। और जिन स्टॉक्स की मैं आपसे अभी बात कर रही थी उन्हीं स्टॉक्स पर सवाल भी आ गया है वेदांता के स्टॉक पर। एक वेदांता ऑयल एंड गैस और दूसरा वेदांता आयरन एंड स्टील पर सवाल है। पूछ रहे हैं कि इनके बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं? तो VOGL तो देखो, अगर अगर मैं इसको चार्ट का स्ट्रक्चर ही अब मैं देख सकता हूँ, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो ओवरऑल देखेंगे तो अपसाइड में रेंज में बता देता हूँ 44 से 48, ये जो लेवल है ये सप्लाई जोन है। नीचे में अगर डिमांड जोन की बात करेंगे तो आपका 34 से 30 के बीच में एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पे हमें ना रिएक्शंस चेक करना पड़ता है ये डिमांड जोन पे या फिर सप्लाई जोन में, कि किस तरीके के कैंडल बन रहे हैं, वॉल्यूम्स है नहीं है ना। तो ये अभी बताना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का तो लेवल्स बता दिया, बट वो लेवल में आके क्या करता है वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। कि कभी कभी क्या होता है कि उसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे अगर सपोर्ट नहीं लिया तो। लेकिन अगर सपोर्ट में अच्छा कैंडल बन रहा है, कोई बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है या हैमर टाइप का पैटर्न बन रहा है, या फिर कोई कोई भी बुलिश कैंडल बन रहा है और फिर फॉलो अप आ रहा है, तो फिर हम लोग मानते हैं कि हाँ ये डिमांड ले लिया है। अभी तो फिलहाल मैं लेवल्स ही दे सकता हूँ। बिल्कुल। सर आईटी पैक पर इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि आईटी पैक में बहुत हम देख चुके, गिरावट भी देख ली हमने, फिर से वापस उसका ऊपर चढ़ना भी देखा, फिर वापस से गिरावट आती है और फिर से इंडेक्स चल जाता है। तो इसमें करना क्या है? अब 29,000 के आसपास इंडेक्स नजर आ रहा है। 27,000 के लेवल तक हमने देखा था इंडेक्स, उससे भी नीचे थोड़ा चला गया था, लेकिन अब वापस से 29,000 के लेवल पर है। तो क्या जो जितने भी बातें हो रही थी एआई को लेके वो सब फैक्टर इन हो चुकी हैं अब? इतना आसान तो नहीं है, मतलब उस फैक्टर इन होना। मैंने आपको कहा भी था कि जब भी स्टॉक इंडाइसेस, कमोडिटी या आपका करेंसी जब डाउन ट्रेंड में होता है तो बड़े बड़े बाउंसेस आ सकते हैं, ऐसे कि नहीं नहीं आ सकते। उनको चेज भी करना, मतलब वो तो स्पेशलिस्ट जो लोग रहते हैं है ना, वो ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और फिर स्ट्रिक्ट टारगेट दोनों ही रखना पड़ता है। और टारगेट नहीं भी आया और आपको लगा सेलिंग आया तो आपको बेचना पड़ता है। तो उसमें कैसे अलर्ट रखना पड़ता है आपको
आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स या इंडाइसेस को चेस करना। सो मेरे बेटर यही है कि बिकॉज अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, आपने जो लेवल्स बताए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 29,833 लेवल है, 100 डे ईएमए जो डेली में है। तो आप देखेंगे कि अभी भी वो लेवल अचीव नहीं किया है, तो वहां पे अगर वापस सेलिंग आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि वो रेजिस्टेंस ले रहा है। पिछले बार भी उसने क्या किया था, अराउंड 2 जून को जो हाई था 31,290, और उस दिन आप देखेंगे कि जो आपका 100 डे ईएमए जो था 31,529 पे था, तो शॉर्ट गिरा वहां पे, और वहीं से आप देखेंगे सेकंड डे गैप डाउन हो गया। 3 जून का अगर कोई भी कैंडल देखें तो बहुत बड़ा गैप डाउन, सीधा 5.5% का जो डाउन साइड था वैसा था। तो यही होता है कि इसमें जो बाउंस है ये रिटेलर को खाली ललचाने के लिए रहता है कि वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले लो बॉटम हो गया है ना। एंड फिर अचानक से ऐसा इतना बड़ा गैप डाउन कर देते हैं कि वो निकलने भी नहीं मिलता है, फिर बाद में बोलता है ठीक है अभी तो ले लिया ना, अब तो होल्ड करते हैं। तो वो सही फंस बात है। जाते हैं ना। तो बेटर है कि ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे। ऑफ कोर्स अगर आपने कहीं नीचे में ले लिया है गलती से, और अगर आपको उस पार्ट का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो पार्ट एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ऊपर के लेवल पे बहुत लोग फंसे हुए हैं, हम्म। बट आप इस तरीके से भी अगर ट्रेडिंग करते हो कि नीचे ले लिया एंड फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया 5-6 टका तो आपने बुक कर लिया, तो वो एक बार ठीक है, बट उसको लॉन्ग टर्म में नहीं होल्ड करना चाहिए। बिकॉज जब तक ट्रेंड चेंज नहीं करता है तो तब तक पैसे लगाना, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो खुद इंडाइसेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे में पैसे मत लगाओ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मत लगाओ ना, फिर क्यों लगाना है। बिल्कुल। चलिए सर, एक और सवाल को शामिल करते हैं। लेमन ट्री पर सवाल